हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज फिर हम लोग एक पीडीएफ को सॉल्व करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चनों का, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। धैर्य के साथ आपको इन क्वेश्चनों को देखना है और जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी साथ साथ में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा हमें लग रहा है कि एक्सप्लेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए दूध को अस्वीकार कर दिया तथा और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पी लूँगा? चार ऑप्शन है: राजगुरु, अशफाकुल्ला, रामप्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका है कौन? तो रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा कि ये लोग काकोरी जो कांड हुआ था उसमें ये लोग गिरफ्तार हुए थे और इनको फांसी की सज़ा हुई थी। तो आपने देखा कि जो काकोरी कांड होता है ये 9 अगस्त 1925 को होता है, और इस घटना को अंजाम देने का जो संगठन जिम्मेदार होता है वो होता है आपका HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में होती है। सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी और अन्य सहयोगी इनके होते हैं, इनके द्वारा होता है। तो उनमें इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां भी शामिल थे। तो ज़रा इन पे हम लोग बात करते हैं कि ये किस संगठन से जुड़े थे। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो संगठन आपका है वो है आपका HRA। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1924 में होगी। और कहाँ पर? तो कानपुर में। कानपुर में होती HRA। तो HRA का जो पहला कांड होता है, या इन्होंने जो अपना संगठन का पहला जो अंजाम देते हैं वो आपका होता है कौन सा? तो काकोरी कांड। काकोरी कांड। हालांकि अब इसका नाम यूपी सरकार द्वारा बदल दिया गया है। इसका अब नया नाम हो चुका है कि काकोरी ट्रेन एक्शन, ये नया नाम हो चुका है। तो काकोरी कांड ये कब होता है? तो आपको बताना है, ये आपका है 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को होता है। ठीक है, तो काकोरी कांड में आपको ध्यान रखना, काकोरी कांड में देखा जाएगा तो कुल 40 लोग क्या होते हैं इसमें गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, 40 लोग गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, इसमें से 29 लोग को क्या मिलती है? सज़ा मिलती है। ठीक है, और जो 4 लोग हैं, 4 लोगों को क्या मिलती है? फांसी मिलती है। ठीक है, 4 लोगों को क्या मिलती है? फांसी मिलती है। ठीक है, तो उन 4 लोगों में कौन कौन शामिल हैं आपको ये देखना है। ठीक है, 4 लोगों में देखा जाए तो एक तो कौन है आपके? अशफाकुल्ला खां हैं। ठीक है, और एक कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल हैं। ठीक है, तो इसमें 4 लोग हैं। तो 4 लोग देखिएगा कौन कौन से हैं। तो जिन लोगों 4 लोगों की जो फांसी मिली, ठीक है, 4 लोगों को जो फांसी मिली थी वो कौन कौन से लोग हैं? ठीक है, तो पहला एक नाम जुड़ेगा इसमें आपका राजेंद्र लाहिड़ी का। राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, तो इनको जो फांसी हुई थी, इनको हुई थी गोंडा जेल में। ठीक है, गोंडा जेल में फांसी मिली थी। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जो अशफाकुल्ला खां हैं, अशफाकुल्ला खां हैं, इनको फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में। कहाँ पर? तो फैजाबाद जेल में इनको फांसी मिली थी। ठीक है, इसके अलावा जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनको फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में। और चौथा नाम है रोशन सिंह। ठीक है, रोशन सिंह। रोशन सिंह, इनको फांसी हुई थी नैनी जेल में। ठीक है, नैनी जेल में। नैनी कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है, प्रयागराज में पड़ता है।
और इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि 4 लोगों को जो फांसी ये हुई थी, 4 लोगों को जो फांसी हुई थी, इनमें देखा जाए जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं इनको 2 दिन पहले फांसी दी गई थी। हालांकि इन 4 लोगों को जो फांसी देने की जो डेट फिक्स थी वो थी आपकी 19 दिसंबर 1927 को, लेकिन इसमें राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले फांसी दी गई थी। तो ये भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। तो इनमें आप देखेंगे तो इनको राजेंद्र जो लाहिड़ी हैं इनको 2 दिन पहले फांसी मिली थी, यानी कि इनको 17 दिसंबर 1927, ये ध्यान रखना, ये फांसी मिली थी 2 दिन पहले। और बाकी ये जो 3 लोग हैं, इनको जो फांसी की सज़ा जो हुई वो हुई थी कब, 19 दिसंबर 1927 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि काकोरी कांड किस संगठन का एक कार्य था, तो वो HRA का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वाला अगला है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था RC मजूमदार, ताराचंद्र, BD सावरकर, SS सेन। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो सही आंसर आपका है SN सेन। ठीक है, इनको माना जाता है कि जो भारतीय स्वाधीनता जो आंदोलन है उसका मतलब जो इतिहास जो लिखा है उन्होंने कौन लिखा है, तो SN सेन ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 सही हो जाएगा। लेकिन जो BD सावरकर की बात करते हैं, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो जो आपके BD सावरकर हैं इनको ध्यान रखिएगा, इनकी एक कौन सी पुस्तक है जो आपके एग्जाम में बड़ी पूछी जाती है। ठीक है, पुस्तक, इसको बस ध्यान रखिएगा। इनकी एक पुस्तक है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में इन्होंने ये लिखा कि जो 1857 की क्रांति है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी। तो ये इन्होंने ही अपनी पुस्तक में ये बात बोली थी। तो ये इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा देखिएगा BD सावरकर की हम लोग बात करते हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है कि जो पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में इन्हीं के नाम से एक हवाई अड्डा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर तो राजधानी है ना अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर में आपको क्या मिलेगा, तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा। और एक चीज़ और भी आपको देखेंगे कि जो ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर में आपको सेलुलर जो जेल है वो यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे काले पानी की सज़ा दी जाती थी। और जो BD सावरकर हैं, जो वीर सावरकर हैं, वो भी कहीं ना कहीं काले पानी की सज़ा से पाए थे और भी यहाँ पे गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आपकी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो SN सेन थे। और बाकी BD सावरकर भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन के कई पुस्तक लिखी हैं, वो पुस्तक ये बड़ी फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, 4 ऑप्शन है, क्या रीजन था, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, उपयुक्त सभी सही है। तो इसमें आप देखेंगे हमने ये पढ़ा कि 1857 की जो क्रांति है वो पूरे भारत में तो इसका विस्तार नहीं था, कुछ ही हिस्सों में था, और इसमें असफल, मतलब ये सफल नहीं हुआ लेकिन असफल हो गया। लेकिन असफलता के पीछे एक रीजन क्या था कि ये क्रांति असफल हो गई, उसके पीछे रीजन ये था
कि जो भारतीय जो सैनिक हैं या जो भारत में जो लोग हैं उनके पास जो संगठन की कमी थी, उनके पास हथियारों की कमी थी, उनके पास नेतृत्व जो लीडरशिप था उसकी कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी। और ये भी देखा गया था जो कि जो भारत में जो आपके शिक्षित वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, या फिर जो उस समय के जो रियासतों के राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। हालांकि जो रियासत के जो राजा थे उन्होंने ब्रिटिशों का साथ दिया। तो बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से ये क्या हुआ, आपकी क्रांति असफल हो गई। तो यानी इसमें आप देखेंगे इस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी सही हैं, यानी कि सभी रीजन है इस क्रांति को असफल होने का। लेकिन इससे आप देखेंगे 1857 की क्रांति से 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपसे पूछा जाएगा जो आपका ये 1857 की क्रांति की हम लोग बात करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति, इसमें आपको ध्यान रखना कि क्रांति का मतलब होता है, मतलब क्रांति का मतलब ऐसा नहीं होता है कि लड़ाई दंगा मारपीट, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो क्रांति का मतलब होता है कि शीघ्र परिवर्तन, यानी कि जब हम कोई चीज़ क्रांति लाते हैं तो उसमें वो शीघ्र परिवर्तन या शीघ्र बदलाव देखा जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा कि हरित क्रांति यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में वो शीघ्र परिवर्तन हो गया, यानी कि उत्पादन बढ़ गया। जैसे हमने कहा कि श्वेत क्रांति यानी कि दूध का उत्पादन हमने शीघ्र बढ़ा लिया। ठीक है, तो क्रांति का मतलब होता है शीघ्र परिवर्तन। तो आप देखेंगे कि इससे आपसे पूछेगा कि 1800 क्रांति के समय आपसे कई सवाल बनते हैं कि जब ये क्रांति हुआ तो उस समय गवर्नर कौन है। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन है। ठीक है, उस समय गवर्नर आपको कौन मिलेगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि इस समय जो इंग्लैंड के पीएम कौन थे। इंग्लैंड के पीएम इस समय कौन है। ठीक है, और इस समय भारत में सम्राट कौन है। ठीक है, इस समय भारत में सम्राट कौन है। ठीक है, तो इन सब से आपसे क्या बनेगा, सवाल बनेगा। तो चलिए देखते हैं। गवर्नर की बात करेंगे तो इस समय गवर्नर जो आपके इस समय होंगे उनका नाम होगा क्या, कैनिंग। कौन होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। ठीक है, और पीएम कौन है, तो पार्म स्टर्न। ठीक है, पार्म स्टर्न ये है। और सम्राट कौन है, तो बहादुर शाह जफर। ओके, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो ये आपको एक मुख्य बातों को ध्यान रखना है कि जब ये क्रांति जब होती है तो उस क्रांति के समय में क्या चीज़ें आपसे बन सकती हैं कि इस क्रांति के समय गवर्नर कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। अभी देखेंगे जब ये क्रांति समाप्त होगी तो 1858 में तो लॉर्ड कैनिंग ही जो महारानी विक्टोरिया है उनका घोषणा पत्र वो पढ़ेगा कहाँ पे, तो मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। फिर इंग्लैंड के समय पीएम कौन है, तो पार्म स्टर्न है। और यहाँ पे देखेंगे उस समय के जो सम्राट हैं वो कौन है, बहादुर शाह जफर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, मतलब जब क्रांति हुई थी तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने इन 4 ऑप्शनों में देखेंगे क्या है, 1857 की क्रांति का विरोध किया था, इनका समर्थन किया था, या ये तटस्थ है यानी कि किसी का साथ नहीं दिया, और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपसे पढ़ा कि जो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें जो शिक्षित वर्ग था और जो मध्यम वर्ग था ये क्या रहे, ये तटस्थ रहे। तटस्थ मतलब कि ना ही ये उस क्रांति में भाग लिए और ना ही ये इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, 1857 के विद्रोह में वो तटस्थ बनाए रखे, यानी कि वो क्या रहे, इससे अलग रहे। ठीक है, ठीक, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा देखिएगा जो क्रांति ये 1857 की जो क्रांति हो रही है, आपने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो क्रांति की जो शुरुआत हो रही है क्रांति की जो शुरुआत है ये कहाँ से होगी, तो ये होगी कब, तो 10 मई 1857 को। कहाँ से, तो मेरठ से। कहाँ शुरू होगी,
तो मेरठ से होगी, ठीक है, मेरठ से होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था। ऑप्शन है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। तो इसी ऑप्शनों को हमें देखकर एक लग रहा है कि इसमें कौन सा एक ऑड है, कौन सा अलग है। तो वैसे तो इसमें सही आंसर आपका क्या है, उधम सिंह है, ठीक है। ऑप्शन क्या सही है आपका, उधम सिंह सही है। आपको उधम सिंह की अगर बात की जाए तो उधम सिंह तो 1940 के आसपास हम देखते हैं, तो ये लंदन में जाकर जो आपके जनरल ओडायर होता है उसकी ये हत्या करते हैं और बाद में उधम सिंह को भी फांसी की सज़ा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती है। और उसके बाद देखेंगे जो हमारा उत्तराखंड का एक ज़िला है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है, उसका नाम क्या है, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का एक मैदानी ज़िला है जो आपके यूपी वाले क्षेत्र से लगा हुआ है, यानी कि वो लखीमपुर से सीमा साझा करता है, जिसे रुद्रपुर भी कहते हैं। तो ये उधम सिंह तो 1940 में है। बाकी ये सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कब के हैं, तो ये 19वीं सदी के आसपास की बात करते हैं, यानी ये क्रांति से संबंधित है। देखिएगा जो बेगम हजरत महल हैं, ठीक है, तो इनका एक अन्य नाम है, इनका महक परी भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग महक परी भी कहते हैं, महक परी भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि जो लखनऊ से इन्होंने या अवध क्षेत्र से, या कह सकते हैं कि अवध क्षेत्र से इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो बेगम हजरत महल अंतिम रूप से ये युद्ध में लड़ते लड़ते ये अंतिम रूप से कहाँ, ये नेपाल चली जाती हैं। नेपाल कहाँ, काठमांडू। तो काठमांडू में बेगम हजरत महल का क्या बना हुआ है, मकबरा या समाधि स्थल बना हुआ है। और बेगम जो हजरत महल हैं तो हालांकि ये थी फैजाबाद की, लेकिन इनका जो विवाह हुआ था वो लखनऊ के जो अवध थे या लखनऊ के जो नवाब थे, यानी कि अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ये उनकी क्या थी, दूसरी पत्नी थी, उनकी ये दूसरी पत्नी थी और इनका विवाह हुआ था लखनऊ में। तो बेगम जो हजरत महल हैं इनका एक पुत्र होता है बिरजिस कादिर, जो अल्पवयस्क होता है, उनको वो नवाब घोषित करती हैं और अपने क्रांति में वो लीड करना शुरू कर देती हैं। तो बेगम हजरत महल, ध्यान रखना ये एक नाम है, ऐसा ना समझे कि ये कोई महल या स्मारक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक नाम है और इन्होंने कहाँ से लीड किया था, तो अवध क्षेत्र से किया था, यानी कि लखनऊ वाले क्षेत्र से किया था। तो इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। नीचे आता है ऑप्शन है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने भी लीड किया था, कहाँ से, तो इन्होंने लीड किया था तो जगदीशपुर से, जगदीशपुर से, ठीक है। और जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है, बिहार खासकर जो आरा क्षेत्र है, ठीक है, आरा क्षेत्र है उस वहाँ से इन्होंने लीड किया था। अच्छा एक चीज़ और भी आप समझिएगा, कुंवर सिंह की बात करते हैं तो कुंवर सिंह एक ऐसे राजा या योद्धा थे 1857 की क्रांति के समय जिनको अंग्रेज़ों ने कभी हरा नहीं पाए, यानी कि अंग्रेज़ों की जितनी टुकड़ियाँ समय समय पर लड़ती रहीं इनसे, वो हारती रहीं। और अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति के समय में सबसे वृद्ध या सबसे कह सकते हो बुजुर्ग और जो नेतृत्व करता रहे वो कौन है, कुंवर सिंह। इनकी एज लगभग क्या थी, 80 साल के आसपास थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी बहादुरी और वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और कभी भी अंग्रेज़ों से ये क्रांति में हारे नहीं। और इनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई, इनके खुद की ही जो स्वाभाविक मृत्यु हुई। और ये कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ था कि जब ये क्रांति में लड़ रहे थे तो इनके जो इनके हाथ में चोट लग गई थी और चोट लगने के बाद में वो हाथ काम करना बंद कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि हाथ को पूरा काट दिया और उसको गंगा माँ को उन्होंने समर्पित कर दिया। तो मतलब ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं जिनकी हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो ये कुंवर सिंह कहाँ से लीड कर रहे हैं, तो ये लीड करते हैं जगदीशपुर से, बिहार वाला, ठीक है। तो जगदीशपुर एरिया जो पड़ता है वो आरा वाले क्षेत्र में पड़ता है। फिर देखिएगा मौलवी अहमदुल्ला, इनकी तो अलग ही कहानी है, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला की कहानी अगर आप सुनेंगे तो ये हालांकि अगर देखा तो क्रांति में कहाँ से लीड कर रहे थे, तो ये लीड कर रहे थे और फैजाबाद वाले क्षेत्र से, ठीक है। फैजाबाद यानी कि जो अभी वर्तमान में हम लोग अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो जो मौलवी अहमदुल्ला थे ये वो व्यक्ति थे जिनको पकड़ने के लिए
अंग्रेजी सरकार ने इस क्रांति के समय, यानी कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए इनामी राशि भी रखी थी। तो अगर सवाल ये आता है कि 1857 की क्रांति के समय में वो कौन सा व्यक्ति है जिसको पकड़ने के लिए या जिनके मुखबरी के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ इनामी राशि भी रखी थी, तो वो कौन है? मौलवी अहमदुल्ला है। ठीक है, तो मौलवी अहमदुल्ला ने, धन के मौलवी अहमदुल्ला हैं, ये फैजाबाद, किस वाले क्षेत्र से? तो फैजाबाद से नेतृत्व इन्होंने प्रदान किया था। ठीक है, नेतृत्व ठीक है प्रदान किया था। और ध्यान रखिएगा कि इनको पकड़ने या मुखबरी हेतु ब्रिटिश सरकार ने इनामी राशि रखी थी। तो ये आपसे एक अच्छा यूनिक सवाल बन सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 6 कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब या मंगल पांडे। ठीक है, तो जो आपका इसमें सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? तो तात्या टोपे। सही आंसर क्या है? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे, ये इनका वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र, ये देखिएगा रामचंद्र पांडुरंग था, ये इनका रियल नेम था। तो ये तात्या टोपे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो तात्या टोपे हैं, तो तात्या टोपे ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो नाना साहब हैं, नाना साहब ये कहाँ पर ये रह रहे थे? तो ये कानपुर के बिठूर में रह रहे थे। तो हालांकि कानपुर से जो लीड कर रहे थे एक शासक के रूप में 1857 की क्रांति के समय, वो नाना साहब थे। और नाना साहब ने अपना जो सेनापति या कमांडर इन चीफ जो नियुक्त किया था वो किया था तात्या टोपे को नियुक्त किया था। तो तात्या टोपे भी अगर आ जाए कि ये कहाँ से लीड कर रहे थे, तो ये भी कानपुर से होंगे, कानपुर से लीड कर रहे थे। और जो तात्या टोपे हैं, तात्या टोपे को देखा जाए तो जो अंग्रेजी सरकार है या ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने इनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में क्या किया? फांसी की सज़ा दे दी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ का मतलब वही सेनापति। ठीक है, क्या है? कमांडर इन चीफ का मतलब क्या हो गया? सेनापति। कौन था? ऑप्शन है अजीम उल्लाह, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? आपका तात्या टोपे। ठीक है ना, तो तात्या टोपे नाना साहब के क्या थे? तो कमांडर इन चीफ थे, जिनकी फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में दी गई। तो इनको ध्यान रखना। बिरजिस कादिर कौन है? तभी हमने बात किया था। जो बिरजिस कादिर हैं, ये जो बेगम हजरत महल हैं उनके क्या हैं? वो पुत्र हैं, और इनको ही इन्होंने नवाब घोषित करके और क्रांति में भाग लिया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अजीम उल्लाह की बात करें तो अजीम उल्लाह वो नाना साहब के साथ में ही उस क्रांति को लीड किया था कानपुर वाले क्षेत्र से। ठीक है, तो भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज से, गफ से, नील से या हैवलॉक से। ठीक है, तो देखिए जो सही आंसर है आपका वो कौन है? आपसे ह्यूरोज। कौन है? ह्यूरोज। अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी हम लोग विस्तार से थोड़ी बात करेंगे, देखिएगा क्यों? क्योंकि देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में बहुत सारे सवाल आपसे बन जाते हैं। तो देखिए, तो रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में कहाँ से लीड कर रही थी? तो ये लीड कर रही थी आपसे झांसी वाले क्षेत्र से। ठीक है, झांसी जो कि बुंदेलखंड का इस समय क्या है? क्षेत्र है, बुंदेलखंड रीजन का एक जिला मानते हैं हम लोग। तो झांसी तो उनको ससुराल थी, रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी? ससुराल थी। लेकिन जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जो जन्म होता है वो होता है आपके बनारस में। ठीक, कहाँ होता है? बनारस में। और बनारस में जब ये रह रही होती हैं तो वहाँ पे इनका जो नाम होता है, बचपन का जो नाम होता है वो होता है मणिकर्णिका। ठीक है, तो आप देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट कहाँ पे है? बनारस में है। और मणिकर्णिका घाट जहाँ पर शवों को जलाया जाता है, और हालांकि ये देखेंगे तो मणिकर्णिका घाट पर ही चिता भस्मी होली खेली जाती है। और ये माना जाता है कि भारत में
जो होली की शुरुआत पहले होती है वो मणिकर्णिका घाट से ही होती है, जो जहाँ पर जो लोग होते हैं, जो जो चिता है उसकी राख से होली खेली जाती है और वहीं से स्टार्ट मानी जाती है। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि जो चिता भस्मी होली कहाँ खेली जाती है तो बनारस में, और बनारस में कहाँ खेली जाती है तो बताना आपको मणिकर्णिका घाट पे खेली जाती है। तो मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम था। बाकी अगर देखेंगे तो जो रानी लक्ष्मीबाई हैं और जो तात्या टोपे हैं, इन्होंने जो घुड़सवारी और जो तलवारबाजी है वो कानपुर में रहकर नाना साहब से इन्होंने सीखा था। तो ये दोनों लोगों ने एक ही साथ में घुड़सवारी और तलवारबाजी नाना साहब से ही सीखा था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जब विवाह हुआ, आपके झांसी के जो राजा थे उनसे विवाह हुआ, फिर उसके बाद में देखेंगे तो जो उनके जो पति थे उनका निधन हो गया। उसके बाद में ये वहाँ से इन्होंने लीड करना शुरू किया था रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और इनके एक पुत्र भी था, दत्तक पुत्र, जो कि दामोदर नाम था, ठीक है, दामोदर नाम था उनका। तो रानी लक्ष्मीबाई जब अंतिम रूप से जब लड़ रही थी तो उस वाले क्षेत्र से जो ब्रिटिश की तरफ से, मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो क्रांतियों को दमन करने के लोगों को नियुक्त किया गया था, उनमें एक कौन था, एक हीरोज भी था, ठीक है, एक कौन था, हीरोज था। तो हीरोज ये रानी लक्ष्मीबाई को क्रांति जो कर रही थी उसको दमन करने का कार्य कर रहा था, तो हीरोज। अच्छा, आप देखेंगे कि जो रानी लक्ष्मीबाई है इतनी मतलब वीरता पूर्वक इन्होंने लड़ते लड़ते शहीद हो गई, ठीक है। और फिर इसी पूरे माहौल में देखा जाए तो जो हीरोज है, हीरोज वहाँ का गवर्नर था, उसको दमन कर रहा था। तो हीरोज ने कहा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी उसमें जो विद्रोही थे, तो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई। ऐसा ये वाक्य था कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द कौन है, तो रानी लक्ष्मीबाई। किसने कहा था, तो हीरोज ने कहा था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हीरोज ने रानी को विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये ऐसा वाक्य हीरोज ने बोला था, किसके संदर्भ में, तो ये बोला था रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में। उसके अलावा देखिएगा जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इनके बचपन का क्या नाम था, तो था मणिकर्णिका, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका इनके क्या था, बचपन का नाम था, ठीक है। और मणिकर्णिका अगर पूछा जाए कि घाट कहाँ पे है, तो ये घाट जो है वो बनारस में है, गंगा नदी के किनारे, बनारस में, ठीक है। और मणिकर्णिका घाट पर ही चिता भस्मी होली खेली जाती है, ठीक है। तो ये मणिकर्णिका घाट पे ही क्या होता है, तो कौन सा, तो चिता भस्मी, ठीक है, चिता भस्मी होली खेली जाती है, ठीक है। जो चिता होते हैं, चिता जो उसके राख से होली खेली जाती है, यहीं से होली की शुरुआत मानी जाती है भारत में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना रानी लक्ष्मीबाई के साधन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के समय बरेली विद्रोही का नेता कौन था, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, मौलाना अहमद शाह, ठीक है, और बिरजिस कादिर। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कौन सा, तो खान बहादुर खान। कौन है, खान बहादुर खां है। तो ये बरेली से क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। अब देखो बरेली वाले क्षेत्र को ना, हो सकता है कि बरेली को वो रुहेलखंड दे दें, क्योंकि बरेली वाले क्षेत्र को हम लोग रुहेलखंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बरेली का जो हिस्सा है, बरेली क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रुहेलखंड भी कहते हैं, ठीक है।
रोहेलखंड, ठीक है। तो अब हो सकता है कि ये भी दे दे कि रोहेलखंड वाले क्षेत्र से 1857 की क्रांति में किसने लीड किया था, तब भी नाम खान बहादुर खां का ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब देखेंगे तो ये कुंवर सिंह, तो ये तो बिहार से लीड कर रहे थे, जगदीशपुर वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो ये कहाँ से लीड कर रहे थे, तो जगदीशपुर वाले क्षेत्र से, ठीक है, जगदीशपुर वाले क्षेत्र से, ठीक है। बिरजिस कादिर, तो आपने नाम सुना ही है कि बिरजिस कादिर की बात करते हैं, तो ये कहाँ से थे, तो ये लखनऊ में वाले क्षेत्र से थे, जो बेगम हजरत महल के ये पुत्र थे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है, आगरा, झांसी, बनारस या वृंदावन। तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा बनारस यानी कि वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। तो वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा वाराणसी, ध्यान रखिएगा कि ये गंगा नदी के तट पर व वरुणा तथा अस्सी नदियों के बीच। तो एक आप सवाल बनेगा कि जो आपका ये जो बनारस आपका जिला है ना, बनारस जिसे हम लोग वाराणसी भी कहते हैं, तो ये गंगा नदी के तो किनारे हैं, लेकिन ये अगर पूछ ले कि किन दो नदियों के बीच में है, तो वरुणा और अस्सी, ठीक है। जो ये वाराणसी शब्द दिख रहा है ना, वाराणसी जो शब्द दिख रहा है वाराणसी, ये दो नदियों के नाम पे इसका नाम पड़ा है, एक वरुणा और एक अस्सी, वरुणा और अस्सी, वरुणा और अस्सी। तो वरुणा और अस्सी नदियों के बीच में है कौन सा, बनारस। और जो इसमें अस्सी है तो अस्सी नदी है, और अस्सी नदी के तट पर ही अस्सी घाट है, जहाँ पे तुलसीदास का क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि जो आपके तुलसीदास हैं उनका जो कह सकते हो जो निधन हुआ था वो किस घाट के किनारे हुआ था, तो अस्सी घाट के किनारे इनका निधन हुआ था, किसका, तुलसीदास का हुआ था, ठीक है। उसके अलावा देखिए कि जो बनारस की हम लोग बात करते हैं, तो बनारस वाले क्षेत्र से कभी सवाल ये बन जाए हिसाब से कि 1857 की क्रांति के समय बनारस से किसने लीड किया था, तो अब बनारस जो है वो इलाहाबाद के नज़दीक ही है, इलाहाबाद के नज़दीक है, तो जो इलाहाबाद से लीड कर रहे थे वही बनारस वाले हिस्से से भी लीड कर रहे थे। तो अब इलाहाबाद से कौन कर रहा था, तो लियाकत अली कर रहे थे, तो लियाकत अली फिर बनारस वाले क्षेत्र से वो भी हो जाएंगे। उसके अलावा देखिएगा बनारस में कई सारी चीज़ें हैं, आप देखो बनारस से आप लगभग वही मान के चलिए कि 10 या 12 किलोमीटर दूर जब जाएंगे पश्चिम वाले क्षेत्र में, तो एक जगह पड़ेगा सारनाथ। तो सारनाथ में आप देखेंगे तो धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप, ठीक है, अशोक स्तंभ, ये सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अशोक स्तंभ की जो ललाट है, जो अनुकृति है, हमने पढ़ाई है कि वो हमारे जो भारत का जो राजकीय चिन्ह है वो आपका क्या है, अशोक स्तंभ ही है। और अशोक स्तंभ देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा जो पहली बार उपदेश दिया गया था, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, तो उसके याद में वो अशोक स्तंभ बना हुआ है वहाँ पर, ठीक। उसके अलावा देखिएगा जो आपका ये वृंदावन है, वृंदावन, तो वृंदावन ये तो पड़ेगा कहाँ पर, मथुरा में है, कहाँ पे है, मथुरा में है, ठीक है। और वृंदावन को हम लोग कहते हैं विधवाओं का शहर, विधवाओं का शहर, विधवाओं का शहर। तो अगर आ जाए कि विधवाओं का शहर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग वृंदावन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन क्या है कि यहाँ पे विधवा आश्रम कई सारे हैं, और वृंदावन में ही एक पड़ता है जगह निधिवन, जहाँ पे हरिदास जी का जन्म हुआ था। हरिदास कौन है, तो वो तानसेन और बैजू बावरा के गुरु हैं, ठीक है। तो हरिदास जो जगह पड़ता है कहाँ पर, सॉरी जो निधिवन जगह पड़ता है वो वहीं पर आप देखेंगे तो कहीं हरिदास जयंती मेला भी लगता है मथुरा में, ठीक है। और मथुरा में यूपी में सबसे अधिक मेले लगते हैं, लगभग 86 मेले प्रत्येक वर्ष लगते हैं, कहाँ पे, मथुरा में। तो वृंदावन में देखेंगे तो कई सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे, जैसे प्रेम मंदिर है, ये बांके बिहारी मंदिर है। उसके अलावा पागल बाबा 11 मंजिल मंदिर जो है आपको वृंदावन में ही मिल जाता है, ठीक है। 11 मंजिल अब होगा वो
पागल बाबा द्वारा बनाया गया था। तो हालांकि एक उनको नाम था ये, तो पागल बाबा 11 मंजिल मंदिर कहाँ पे, तो वृंदावन में ही है, ठीक है। बाकी आप देखो झांसी, तो झांसी को हम लोग पहले कहते थे बलवंत नगर कहते थे। क्या कहते थे? झांसी का पूरा नाम था बलवंत नगर था। और इसकी स्थापना आपने देखा था कि जो खासकर देखा जाए तो जो वीर सिंह बुंदेला थे, ठीक है, ओरछा के राजा, उन्होंने इसकी स्थापना किया था या बनाया था, किसको? झांसी को बनाया था, ठीक है। आगरा हम लोग जानते ही हैं कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था, जबकि 2 साल बाद यानी कि 1506 में उसको अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। और आगरा कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश की शुरुआती दौर में यानी 1836 के आसपास में वो यूपी की राजधानी भी रही थी, जब नाम था यूपी का उत्तर पश्चिमी प्रांत। चलिए अगला देखिएगा। इसमें सवाल है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कौन है? पिता कौन है? अश्वसेन कहाँ के राजा थे? सोथिवती के, अयोध्या के, काशी के या काम्पिल्य के, ठीक है। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका सही क्या है? काशी, ठीक है। काशी यानी कि बनारस वाले क्षेत्र से वो क्या थे उस समय? वहाँ के वो राजा थे, ठीक है। जो पार्श्वनाथ हैं, ठीक है, देखिएगा पार्श्वनाथ की बात करते हैं। पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ, ठीक है, ये जैन धर्म के क्या थे? तो ये 23वें, किस नंबर का? 23वें नंबर का, ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर थे, ठीक है। जो पार्श्वनाथ हैं, तो पार्श्वनाथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना इनका जो चिन्ह है, इनका जो चिन्ह है वो था सर्प। क्या था? तो सर्प था। क्या था भाई? सर्प था इनका चिन्ह। और इन्होंने जैन धर्म में जो 4 आपके कह सकते हैं शिक्षाएं हैं, इन्होंने दिया था 4, ठीक है। अब उसके देखिए पार्श्वनाथ, अगर एक साथ इन्हीं के नाम पे ना पार्श्वनाथ पहाड़ी भी है, ठीक है, पार्श्वनाथ पहाड़ी कर बात करते हैं कि पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? तो पार्श्वनाथ जो पहाड़ी है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। और पार्श्वनाथ पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो पार्श्वनाथ पहाड़ी जो देखेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं जो विंध्यन पर्वत जो श्रृंखला है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला पर ही है, ठीक है ना। और पार्श्वनाथ पहाड़ी पर ही आप देखेंगे तो सम्मेद शिखर है। कौन सा है? सम्मेद शिखर है। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी पर ही देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर। तो जो आपका सम्मेद शिखर है ये कह सकते हैं कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची पहाड़ी कौन हो जाएगी? तो कौन सा? पार्श्वनाथ पहाड़ी हो जाएगी। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी एक क्या है? पवित्र स्थल है जैन धर्म के लिए। तो पूछा जाएगा आपसे कि झारखंड में कौन सा जैनियों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है या पहाड़ी है, वो है कौन सा? पार्श्वनाथ पहाड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए काम्पिल्य की बात करते हैं। तो काम्पिल्य जो है ये पड़ता है फर्रुखाबाद में। काम्पिल्य कहाँ पे है? तो काम्पिल्य पड़ेगा कहाँ पर? फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो फर्रुखाबाद में है काम्पिल्य, ठीक है, फर्रुखाबाद में है। कहाँ है? तो काम्पिल्य, काम्पिल्य कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद वो जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे आलू की जो खेती होती है वो ज़्यादा होती है। और फर्रुखाबाद में देखा जाए तो तंबाकू भी खेती ठीक ठाक होती है। और फर्रुखाबाद में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस आपके जो फतेहगढ़ है, जो सेंट्रल जेल है फतेहगढ़, वो यहीं पे फर्रुखाबाद में, या फर्रुखाबाद की कह सकते हैं मुख्यालय भी है वो, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंधन या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ठीक है। तो आपने अभी तक आपने समझ चुके होंगे कि जो 1857 की क्रांति है ये फैलने का सबसे बड़ा एक कारण क्या था? जो ब्रिटिश सरकार की कुछ जो नीतियां थी, जो उनके कुछ नियम थे, जो उनके कुछ एक्ट थे, वो कहीं ना कहीं भारतीयों के
परिप्रेक्ष्य में नहीं थे या उनके कह सकते हैं फेवर में नहीं थे। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था। उनकी नीतियाँ कुछ शोषणकारी नीतियाँ थी, इसकी वजह से ये क्रांति कहीं ना कहीं ज़्यादा भड़क उठी थी। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार जी जो नीति थी वो सही नहीं थी, उसका एक क्या था, एक रीज़न था ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि ये क्रांति आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, खासकर यूपी के संदर्भ में, जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम यूपी में दे रहे होते हैं, तो यूपी से जिन लोगों ने लीड किया था उनको आपको ध्यान रखना है। तो मैं कुछ ऐसे और भी ज़िले हैं जहाँ से किसने लीड किया था वो भी आपको ध्यान रख लेना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर जो सवाल आपके सामने ये पूछता है कि मेरठ से किसने लीड किया था, ठीक है, मेरठ से, तो मेरठ से बताना यहाँ से किया था किसने, तो कदम सिंह ने, कदम सिंह ने लीड किया था। ठीक है, अगर पूछता है आपसे कि मथुरा से किसने किया था, मथुरा से किसने लीड किया था, ठीक है, तो मथुरा से लीड किया था किसने, तो देवी लाल ने। ठीक है, किसने लीड किया था, तो देवी लाल ने लीड किया था। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा याद कैसे करोगे, देखो मथुरा है, मथुरा में बहुत, वृंदावन आपने पढ़ा, ठीक है, गोवर्धन वहीं पे है, ठीक है, नंदगांव वहीं पे है। तो जो वृंदावन है, वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, और मंदिर हैं तो वहाँ पे तो देवी देवता होते ही हैं, देवी देवता होते ही हैं। तो यानी देवी यानी कि मथुरा, ठीक है, मथुरा देवी देवताओं का एक गढ़ है। ठीक है, तो ध्यान रखना देवी लाल कहाँ से लीड कर रहे हैं, तो मथुरा से कर रहे हैं। ठीक है ना, और मेरठ से कौन कर रहे हैं, तो कदम सिंह। तो यानी कि आपने देखा कि जो क्रांति शुरू हो रही है वो कहाँ से हो रही है, मेरठ से तो शुरू हो रही है। तो यानी कि कदम कहाँ पड़ रहे हैं, मेरठ में पड़ रहे हैं, शुरू हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा अगर आपसे पूछ लेता है कि गोरखपुर से किसने लीड किया था, गोरखपुर से बात करते हैं, तो यहाँ से कौन है, तो गजाधर सिंह, गजाधर सिंह, ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे थे। ठीक है ना, ये यहाँ से लीड कर रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखा जाए तो आपने बता ही दिया कि कानपुर से नाना साहब थे, ठीक है, अवध से बेगम हजरत महल थी, ठीक है, फैजाबाद से अहमदुल्ला थे, बरेली से अब खान बहादुर खान थे। फिर उसके बाद में देखेंगे तो आप जो हमने बात किया कि कहाँ से, तो फैजाबाद से अहमदुल्ला थे, वहाँ से लीड कर रहे थे। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ, 1990, ठीक, 1900 में, 1888, 1885, 1866। तो जो इसमें आपका सही आंसर है ना वो आपका कौन सा, 1866। ठीक है, कौन सा भाई, 1866 इसमें क्या आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो देवबंद आंदोलन है, जो देवबंद आपका आंदोलन है, अच्छा देवबंद ये जगह कहाँ पड़ेगी आपका, देवबंद ये जगह कहाँ पे है, तो जो देवबंद ये जगह है ये पड़ता यूपी के सहारनपुर में। ठीक है, ये देवबंद जो जगह है ये कहाँ पे है, तो ये है सहारनपुर में, सहारनपुर में। ठीक है, अब देखो जो देवबंद आंदोलन है इसको मतलब शुरू किसने किया था, या इसके हम लोग कह सकते हैं कि संस्थापक कौन है, या किसके नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। ठीक है, संस्थापक कौन है इसमें, तो संस्थापक की बात करें दो नाम आता है इसमें। ठीक है, एक है आपके तो राशिद अहमद गंगोही, एक का नाम क्या है, तो राशिद अहमद गंगोही, और एक का नाम है कासिम नानौती। नानौतवी। ठीक है, तो यानी कि जो देवबंद आंदोलन है ये इनके द्वारा शुरू किया गया था, राशिद अहमद गंगोही और कासिम नानौतवी के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से, तो सहारनपुर से, तो क्योंकि देवबंद सहारनपुर में पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, और कब शुरू हुआ था, तो 1866 में शुरू हुआ था। तो देवबंद आंदोलन क्या था, देवबंद आंदोलन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम धर्म है उसमें ये सुधारवादी का ये लोग क्या करते हैं, उस पर जोर शोर देते हैं। ठीक है, और दारू उलम जो स्कूल है वो देवबंद में ही है, दारू उलम
ठीक है, सहारनपुर में। अच्छा, जब बात आई है सहारनपुर को लेके, तो आप देखेंगे कि सहारनपुर की हम लोग बात करते हैं तो सहारनपुर से कई सारे सवाल बनते हैं कि सहारनपुर जो है ना, सहारनपुर का भी ध्यान रखना है कि सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है, जहाँ से जो यमुना नदी है वो आपका यूपी में सहारनपुर से क्या करती है, प्रवेश करती है। सहारनपुर बड़ी ही फेमस एक जिला आपका है, यूपी का एक पहाड़ी एरियाज वाला जिला है जो 3 राज्यों से लगा हुआ है। एक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा साझा करती है। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है अमसोत चोटी, वो सहारनपुर में ही है, जो कि 960 मीटर ऊंची है। तो ये आपको एक विशेष बिंदु ध्यान रखना है कि यूपी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, या उच्चतम बिंदु यूपी कौन सा, वो तो असमोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था, ठीक है। तो देखिएगा इसमें सर थॉमस रो, वास्को डिगामा, कैप्टन हॉकिंस, जॉब चॉर्नॉक। तो जो इसमें सही आंसर है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा, हॉकिंस, ठीक है। हॉकिंस कब, तो 1608 में, ठीक है, 1608 में, ठीक है। तो कैप्टन जो हॉकिंस है ये 1608 में कहाँ आता है, जहांगीर के दरबार में ये आते हैं, ठीक है। जेम्स प्रथम के क्या होते हैं, ये दूत होते हैं, राजदूत होते हैं, आपको समझ लेना है। देखो कैप्टन हॉकिंस जब ये जहांगीर के दरबार में गए थे तो ध्यान रखना कि इसने जो जहांगीर है ना, जहांगीर है, इनको क्या था, तो इंग्लिश खां या अंग्रेज खान की क्या दी थी, उपाधि दी थी, ठीक है। और 400 का मनसब क्या किया, प्रदान किया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इस बात का कि कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला क्या था, अंग्रेज था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा सर थॉमस रो की बात करें तो जो सर थॉमस रो है ये भी 1615 में, ठीक है, ये भी कहाँ आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी कहाँ आया था, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है, दरबार में आया था, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था। वैसे जो कैप्टन हॉकिंस की बात करते हैं तो कैप्टन जो हॉकिंस है तो ये जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था और ये अकबर के समय चला था, इंग्लैंड से अकबर के नाम का पत्र लेकर चला था। क्योंकि आपको पता है कि 1600 की बात करते हैं, 1605 के आसपास में देखा जाए तो अकबर का निधन हो जाता है, उसके जगह पे जहांगीर शासक बन जाता है। तो जो कैप्टन हॉकिंस है ये अकबर के नाम का पत्र लेके चलता है, लेकिन पहुंचता ये जहांगीर के दरबार में है, या जहांगीर के दरबार में पहुंचता है ये, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा में किस पर आधारित है, राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक उदारता पर, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो सुलह ए कुल, ठीक है, सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो अकबर ने अपनाई थी। ये मतलब एक भाईचारे यानी बंधुत्व की ये क्या था, एक कहीं ना कहीं प्रतीक था सुलह ए कुल की नीति। तो सुलह कुल उत्सव जो मनाया जाता है वो आगरा मनाया जाता है। अगर आ जाए कि सुलह कुल उत्सव, सुलह ए कुल आता है कि उत्सव या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहाँ पर, आगरा में, ठीक है। किसने शुरू किया था, तो अकबर द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर, जमींदारी पर, सामंतवादी पर, आईने ए दहसाला पर। तो सही आंसर क्या है, तो मनसबदारी पर आधारित थी। यानी कि अकबर द्वारा कुछ मनसब दिए जाते थे, उस मनसब जितना मनसब देगा वो तय करता था कि किस सेनापति के पास या किस व्यक्ति के पास कितने घुड़सवार होंगे या कितने सेना वो रख सकेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे भी पूछा, आपसे मैंने बताया कि जो आपके कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने क्या किया, 400 का मनसब प्रदान किया था। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो 2 प्रकार की उसमें हुआ करती थी, एक उसमें जात होता था, एक सवार भी होता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर में जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी पर क्या थी, आधारित थी, ठीक है। अगला देखिएगा, नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना किसने की थी, कालिदास ने किया था, बाणभट्ट ने किया था, हर्षवर्धन ने, या सूर्यवर्मन, ठीक है। तो देखिए तो नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली ये जो तीनों पुस्तकें हैं ना वो किसकी है, तो वो है हर्षवर्धन
हर्षवर्धन की। किसकी है? तो हर्षवर्धन की है। तो आप देखेंगे हर्षवर्धन एक शासक तो था ही था, ठीक है। कहा जाता है कि जो अंतिम हिंदू जो सम्राट था, जिसका साम्राज्य काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, वो कौन था? हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन एक शासक के साथ साथ में बहुत ही अच्छा लेखक भी था। तो उसने अपनी कुछ पुस्तकें लिख रखी। कौन? नागानंद प्रियदर्शी रत्नावली। तो हर्षवर्धन के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखना। तो हर्षवर्धन के समय ही कौन चीनी यात्री आया था? तो ह्वेन-सांग आया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के अगर समय की बात करते हैं तो एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ह्वेन-सांग। कौन था? तो ह्वेन-सांग था, ठीक है। ह्वेन-सांग आया था, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। बाकी आप देखेंगे तो जो कालिदास हैं वो भी संस्कृत जो भाषा है उसके प्रसिद्ध ये नाटककार हैं। और जो बाणभट्ट हैं, तो बाणभट्ट तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते ही रहते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कालिदास की कई सारी पुस्तकें आपने सुन रखी हुई, जैसे कि मेघदूत है, ऋतु संहार है, विक्रोवर्ष्यम है, ठीक है, रघुवंशम है, मालविकाग्नि मित्रम है, ठीक है। इसके अलावा अभिज्ञा शाकुंतलम है। तो ये पुस्तकें किसकी हैं? कालिदास की हैं, ठीक है, कालिदास की हैं, ठीक है। और बाकी हर्षवर्धन के आपने देख ही दिया है नहीं, और इनको सबको ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कनिष्क के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कौशाम्बी कुशीनगर बनारस से, मथुरा कन्नौज अयोध्या प्रतापगढ़ से, मथुरा श्रावस्ती कौशाम्बी सारनाथ से, सारनाथ रुम्बनदेही कौशाम्बी अहरौरा से, ठीक है। तो जो सही आंसर है ना इसमें आपका हो जाएगा मथुरा श्रावस्ती कौशाम्बी एवं सारनाथ से इनका प्राप्त हुआ है, ठीक है। कनिष्क देखा जाए तो कनिष्क की अगर बात करते हैं तो ये किस वंश के शासक थे? तो ये थे कुषाण वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो ये थे आपके कुषाण वंश। कुषाण वंश के ये प्रतापी शासक थे, ठीक है, जिनके समय में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई थी और इनके समय ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो जो महान वाले शाखा थे उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी और वो लोग बुद्ध को एक महापुरुष या कह सकते हैं उनकी मूर्ति की ये पूजा करने के समर्थक थे, ठीक है। लेकिन हीनयान वाले थे, इनकी जो साहित्यिक भाषा थी वो पाली थी और ये गौतम बुद्ध को मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और चौथा बौद्ध संगति हुआ कहाँ था? तो जो चौथी बौद्ध संगति थी ये हुई थी आपके कहाँ पर? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और उसमें जो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अश्वघोष थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो ये मथुरा श्रावस्ती कौशाम्बी यहाँ से मिला है। अगला देखिएगा, सारनाथ का स्तंभ अशोक ने किस उपलक्ष्य में बनाया था? महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन की स्मृति में, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की स्मृति में, महाबुद्ध के महाविष्णुगण की स्मृति में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये लॉजिकल सवाल है, आप बता सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल सवाल है। तो ये है कैसे? तो महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन की स्मृति में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो उपदेश जब सारनाथ में दिया था तो उसी की याद में जो अशोक हैं, तो अशोक ने क्या किया था कि वहाँ पे सारनाथ का जो स्तंभ है उसको बनवा रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण तो ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और महाभिनिष्कर्मण क्या है? जब उन्होंने गृह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में तो उसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। और जब उनका निधन हो गया, ठीक है, कुशीनगर में, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में तो उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसी की याद में सारनाथ का क्या बना है? अशोक स्तंभ बना है, जो हमारा भारत का राजकीय चिन्ह भी है, जिसमें 4 सेन हैं लेकिन चारों एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं। तो उसमें एक आपको नहीं दिखता है, 3 आपको दिखते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिएगा, मोहम्मद गौरी जो कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध नाम किसके नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, पानीपत, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध। तो देखिएगा यहाँ पर वैसे सही तो आंसर इसमें क्या है? चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब हो रहा है? 1194 में, ठीक है। किसके बीच में? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में होता है, ठीक है। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये कब होगा? तो ये होगा 1192 में, ठीक है, 1192 में।
किसके बीच में होगा? तो ये होगा गौरी व जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान जिनका नाम क्या है? तृतीय, जो वास्तविक चौहान ही माने जाते हैं। देखो चौहान कई सारे हुए हैं, लेकिन वास्तविक चौहान कौन है? तो पृथ्वीराज तृतीय भी अवास्तविक चौहान है। ठीक है, तो द्वितीय वाले में क्या होता है? ये हार जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हार जाते हैं। प्रथम वाले कब होता है? ये 1191 में होता है। और किसके बीच में होता है? तो ये होता है आपका किसके? तो ये होगा गौरी और चौहान के बीच में होगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो आपके थर्ड है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? ये जीत जाते हैं और ठीक है, और ये क्या होते हैं? हार जाते हैं इस वाले में। ठीक है, तो आपको इसकी ध्यान रखना है। राजेंद्र लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई थी? गोरखपुर, फैजाबाद, गोंडा या नैनी, प्रयागराज। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखेंगे ना, राजेंद्र लाहिड़ी, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो एचआरए जो संगठन है, एचआरए संगठन ने क्या किया था? अपना जो पहला क्रांतिकारी काम किया था वो था आपका काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 को किया था। उसमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 29 लोगों को सजा मिली थी। ठीक है, और उनमें 4 लोग क्या थे? 4 लोगों को फांसी की सजा मिली थी। तो जो राजेंद्र लाहिड़ी की बात करते हैं, तो इनको जो सजा मिली थी, वो फांसी जो दी गई थी वो कहाँ मिली थी? गोंडा जेल में। ठीक है, यहाँ पर गोंडा जेल में। ठीक है, कहाँ पर? गोंडा जेल में। तो हालांकि इसमें सही आंसर क्या है? तो सही आंसर कौन सा है? गोंडा है। तो आपने देखा था कि इनको फांसी की सज़ा कब मिली थी? फांसी की सज़ा कब मिली थी? फांसी कब हुई थी? तो इनको जो फांसी दी जा रही है वो 2 दिन पहले, मतलब जो डेट तय थी उससे 2 दिन पहले इनको फांसी दी गई थी। तो कब दी गई थी? तो 17 दिसंबर 1927 को। ठीक है, यहाँ पे किसको फांसी मिली थी? यहाँ फांसी दी गई थी रोशन सिंह को। ठीक है, रोशन सिंह, इनको फांसी मिली थी। ठीक है, इसके अलावा फैजाबाद में किसको मिला था? तो अशफाक उल्ला खां। ठीक है, किसको मिला था? तो अशफाक उल्ला खां को मिला था। ठीक है, गोरखपुर में किसको मिला था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। किसको मिला था? राम प्रसाद बिस्मिल को, बिस्मिल। तो यही तो 4 लोग थे जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। चलिए, बाकी इनको सबको फांसी कब मिली थी? तो 2 दिन बाद मिली थी ना, 2 दिन बाद, 9 दिसंबर 1927 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुविख्यात, ठीक है, सुविख्यात चित्र जो है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की पेंटिंग जो है वो किसने बनाई है? महेंद्र नाथ सिंह ने, नंद किशोर शर्मा ने, शिव नंदन नौटियाल ने या विश्वनाथ मेहता ने। तो सही ऑप्शन क्या है? शिवनंदन नौटियाल। तो शिवनंदन नौटियाल ने जो सत्यम शिवम सुंदरम है इसकी रचना की, रचना मतलब चित्र एक है, उसको इन्होंने बना रखा है। ठीक है, अच्छा, एक बड़ी फेमस सवाल पूछता है कि जो भारत माता का जो चित्र है वो किसने बनाया था? यहाँ देखना कि भारत माता कि पेंटिंग किसने बनाई थी? पेंटिंग, तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने बनाया था? तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बाकी इसके अलावा और ध्यान रखना, कुछ ऐसे हमारे क्या है पेंटिंग्स, वे चित्रकार हैं जिनके बारे में पूछ लेता है कि इनका संबंध किससे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आज सवाल आपके सामने कि जो रवि वर्मा है, राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा, ठीक है, इनको हम लोग ये नाम देते हैं। ठीक है, राजा रवि वर्मा। तो ये भी क्या है? एक चित्रकार हैं। ये भी क्या है? एक चित्रकार है। ठीक है, कौन है? ये भी एक चित्रकार है जो केरल वाले क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से आते हैं? केरल वाले क्षेत्र से आते हैं। तो बड़ी प्रसिद्ध ये चित्रकार है। चलिए अगला देखिएगा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, उसकी बिक्री। तो इसको पढ़ के सवाल को हमें एक ऑप्शन बिल्कुल ऑड लग रहा है, बिल्कुल अलग लग रहा है।
जैसे आप सपोज करो कि आप किसी म्यूजियम में यानी कि संग्रहालय में घूमने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो वस्तुएं रखी हैं, तो क्या वो वस्तुएं खरीद और बिक्री के लिए रखी हैं क्या? नहीं, वो खरीद बिक्री के लिए नहीं रखी गई हैं, वो वहाँ पे देखने के लिए रखी गई हैं, वहाँ पे उनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा उसकी बिक्री। भाई उसकी बिक्री नहीं होती वहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यूपी का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो लखनऊ संग्रहालय है। ठीक है ना, कौन सा है? लखनऊ संग्रहालय। ठीक है, तो यही पे ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं कि यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय यानी कि म्यूजियम अगर पूछता है तो वो बताना है कौन सा है, तो लखनऊ वाला है। कौन सा? लखनऊ, लखनऊ वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस राजा ने चंदेल राज्य को कन्नौज के प्रतिहारों की पराधीनता से छुड़कर स्वतंत्र घोषित किया गया था? यह लिखा है किस राजा ने चंदेल राज्य को कन्नौज के प्रतिहारों की पराधीनता से छुड़कर स्वतंत्र घोषित किया, तो वो कौन थे? तो वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। तो आपको ध्यान है कि हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन की जो सेकंड जो राजधानी थी, सेकंड राजधानी की बात करते हैं तो वो कौन था? तो वो भाई थी कन्नौज। ठीक है, वो कौन है? कन्नौज। ठीक है, और इसकी जो फर्स्ट राजधानी थी वो कौन सी? तो थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। और ये कहाँ पे है? तो ये है हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन आपका है पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। देखिएगा, मैंने आपसे ये चीज़ बताई है कि जो आपके बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, और जो जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र, इन दोनों पुस्तकों में कहीं ना कहीं आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और जो 16 महाजनपद थे ये आपके नगरी सभ्यता थी। कैसी थी? तो नगरी सभ्यता थी। तो अगर देखा जाए कि पहली नगरी सभ्यता कौन सी? तो हड़प्पा पहली नगरी सभ्यता थी, और जो 16 महाजनपद थे वो दूसरी आपकी नगरी सभ्यता थी। उन 16 महाजनपदों में देखेंगे तो 8 महाजनपद आपके केवल यूपी में थे। ठीक है, 8 केवल यूपी में थे। तो उन्हीं यूपी में जो 8 आपके क्षेत्र में देखा जाए तो उनमें एक कौन सा था? तो उसमें एक मथुरा वाला क्षेत्र था। तो मथुरा वाले क्षेत्र को उस समय क्या कहा जाता था? तो पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। ठीक है, तो देखिएगा, तो उसे हम लोग कहते थे क्या? तो सूरसेन। ठीक है, क्या? सूरसेन। यानी आप देखें कहीं ना कहीं तो सूरसेन जो है ना वो राजधानी ही तो है। किसकी? मथुरा के आसपास वाले हिस्से की राजधानी है। पांचाल की बात करेंगे तो पांचाल जो नगरी है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी थी क्या? अहिछत्र। क्या थी? अहिछत्र। क्या थी? अहिछत्र थी। हालांकि अगर हम लोग ये देखा जाए तो पांचाल जो नगरी है, मतलब बरेली के आसपास वाला हिस्सा जो है, तो उसके 2 राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी अहिछत्र था और दक्षिणी राजधानी आपका काम्पिल यानी कि फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र था। अंग, अंग तो ये बिहार में पड़ता है। अंग ये कहाँ पड़ेगा? बिहार वाला हिस्सा है। चंपा है नहीं, चंपा। और मत्स्य ये तो क्या है? विराटनगर, यानी कि इसकी राजधानी क्या? ये राजधानी किसकी थी? तो विराटनगर की थी। किसकी? विराटनगर। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ेगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन अकबर का मुख्य चित्रकार नहीं था? बसावन, हुनर मोहम्मद नादिर, दशवंत, मीर सैयद अली। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो है कौन सा? तो हुनर मोहम्मद नादिर। ये अकबर के चित्रकार नहीं थे, बाकी ये तीनों क्या थे? अकबर के ही क्या थे? चित्रकार थे। और हमने ये पढ़ रखा भी है कि चित्रकारी की नींव किसके समय पड़ी थी? तो हुमायूं के समय पड़ी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि चित्रकारी का जो स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो वो है कौन? जहांगीर है।
वो कौन है? जहांगीर है, ठीक है। जबकि चित्रकारी की जो नींव पड़ती है, चित्रकारी की जो नींव पड़ती है वो किसके समय पड़ी थी? तो वो पड़ी थी आपकी हुमायूं के समय, ठीक है। किसके समय? तो हुमायूं के समय, ठीक है, हुमायूं के समय, ठीक है। तो जहांगीर भी एक अच्छा चित्रकार था, ठीक है। तो उसके समय चित्रकारी का स्वर्णयुग कहा जाता है किसके? जहांगीर के काल को, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि मथुरा कला विश्वविद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत? तो देखिए मथुरा जो कला है, मथुरा कला कैसी कला है? कहीं ना कहीं वो मूर्ति बनाने की कला के लिए फेमस था। तो मथुरा कला विश्वविद्यालय किसके काल में अपने शीर्ष पर था? तो वो कौन थे? तो कुषाणों के समय, ठीक है, कुषाणों के समय। हालांकि अगर बात किया जाए कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो कौन सी? तो मथुरा थी, ठीक है। और मथुरा शैली में ही बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेंगे कि मथुरा शैली में, मथुरा शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, मथुरा शैली में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कुषाण के समय में मथुरा कला बड़ी फेमस हुआ था, मथुरा शैली बड़ी फेमस हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान चेदी कहा जाता था किसे? बुंदेलखंड क्षेत्र को, अवध क्षेत्र को, अंग क्षेत्र को या अवंती क्षेत्र को? तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका कौन सा है? तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र को, ठीक है। मैंने बताया ना कि यूपी में 16 महाजनपदों से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। उनमें से चेद भी क्या था? एक महाजनपद था। तो इसकी राजधानी जो थी, ठीक है, जो चेद महाजनपद की जो राजधानी है, राजधानी क्या थी? तो सुक्तिमती। क्या थी? तो सुक्तिमती, सुक्तमती, ठीक है। क्या था? सुक्तमती, ठीक है। और अवंती, तो ये तो आप देखेंगे कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। अंग, ये तो बिहार वाला क्षेत्र है, यानी कि चंपा की राजधानी क्या? अंग है, ठीक है। तो बुंदेलखंड वाला एरिया ही कहलाता था उस समय चेदी महाजनपद, ठीक है। वर्तमान में बुंदेलखंड है। हमने पढ़ा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? तो उसमें कितने हैं? तो 7 जिले शामिल होते हैं, ठीक है, 7 जिले शामिल होते हैं। अगला है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, ठीक है। सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनगर। ये लॉजिक लगा हम लोग कह सकते हैं कि सारनाथ तो होना ही चाहिए, क्योंकि सारनाथ में इन्होंने क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। और इससे पहले हम पढ़ ही चुके हैं कि अशोक ने क्या किया था कि गौतम बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया था उसकी स्मृति में अशोक स्तंभ बनवाया है। कहाँ पे? तो सारनाथ में। सारनाथ वाला तो है, पूछा क्या? नहीं है, ठीक है। फिर देखेंगे आप बोधगया की बात करते हैं। तो बोधगया कहाँ? बिहार में, गया जिले में है। वहाँ पे उन्होंने तो क्या किया था? वहाँ पे उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, बोधगया, तो वहाँ वो भी संबंध रखता है। कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर आपके यूपी में है और यहाँ पर उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी उनका निधन हो गया था 80 साल की उम्र में, तो इसलिए ये भी है। लेकिन संबंध नहीं रखता है वो कौन सा आपका है? सांची का स्तूप, ठीक है। देखो सांची का स्तूप अशोक द्वारा ही बनवाया गया है, लेकिन उस सांची के स्तूप में कई शासकों द्वारा, चाहे वो पुष्यमित्र शुंग हो चाहे अन्य शासक हो, उनके द्वारा जीर्णोद्धार या अन्य काम उसमें करवाए गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आपके सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो सांची का स्तूप जो है वो मिलेगा आपको रायसेन, ठीक है। रायसेन क्या है? आपका जिला है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जो सांची का स्तूप है, ध्यान रखना, ये यूनेस्को की सूची में भाई शामिल है। ये क्या है? यूनेस्को सूची में शामिल है। और कब शामिल हुआ था? तो 1989 में। कब शामिल हुआ? 1989 में शामिल हुआ। अगर देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? प्रयागराज, बलिया, लखनऊ, फैजाबाद। तो सही आंसर क्या है आपका? है बलिया। क्या है? बलिया। तो ध्यान रखिएगा कि बलिया में 1900
42 में, ठीक है, चित्तू पांडे द्वारा। किसके द्वारा? तो चित्तू पांडे द्वारा। चित्तू पांडे ने सर्वप्रथम समानांतर सरकार गठित की। समानांतर सरकार गठित की, ठीक है, गठित की। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपके ये चित्तू पांडे हैं, चित्तू पांडे, तो चित्तू पांडे को हम लोग कहते हैं शेर ए बलिया। इनको क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लोग शेर ए बलिया कहते हैं, शेर ए बलिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा समय तक कौन सी समानांतर सरकार चली थी? ठीक है, तो यहां भी लिखेंगे सर्वाधिक लंबी सतारा। सतारा कहाँ पड़ता है? तो सतारा तो महाराष्ट्र में। सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबी सर्वाधिक लंबी सतारा की सरकार चली थी, सरकार चली थी, ठीक है, चली थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो लंबी चली थी ना, वो सतारा की सरकार चली थी। और पहले गठित कहाँ हुई थी? तो वो बलिया में हुई थी। किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने किया था। बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। अगर बलिया देखेंगे तो बलिया में ही ददरी मेला लगता है, ठीक है। बलिया में कौन सा मेला लगता है? यहाँ पे लगता है ददरी मेला, ठीक है। कौन सा? तो ददरी मेला। और ये कैसा मेला है? तो ये एक पशु मेला है, ठीक है। कैसा मेला है? एक पशु मेला है, ददरी मेला। बलिया यूपी का वो जिला है जो सबसे पूर्व में है, और गंगा नदी अंतिम रूप से इसी जिले में बहती है, और यहाँ से वो निकलकर बिहार छपरा चली जाती है। अगला है बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था अवध में, बिहार में, बंगाल में, आंध्र में, ठीक है। तो जो बाबा रामचंद्र हैं, ये इन्होंने अवध किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। ध्यान रखना कि इन्होंने क्या किया था? अवध किसान सभा, कि इन्होंने क्या किया था? अवध किसान सभा। तो आ जाए कि देखिए 1920 में अवध किसान सभा का गठन किसने किया? तो बाबा रामचंद्र, ठीक है, बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अवध में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी? आपका है अयोध्या, हरिद्वार, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ या श्रावस्ती। तो यहाँ पे लिखा है अशोक ने नहीं की थी, नहीं की थी। तो इसमें अगर ऑप्शन इसमें देखते हैं तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की कुछ क्या है इसमें धार्मिक स्थल भी इसमें देख रहे हैं। तो अब अशोक तो बौद्ध धर्म को मानने वाला ही था, तो वो फिर इनमें से उन्हीं स्थानों पे तो जाएगा फिर। तो इनमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? तो अयोध्या, हरिद्वार। यहाँ पर अशोक ने अपनी यात्रा नहीं संपन्न की थी। इन सभी जगहों पर उसने यात्रा अपनी क्या की थी? संपन्न की थी, ठीक है। गया में किया, कुशीनगर में, ठीक है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ठीक है, और सारनाथ, श्रावस्ती। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन। कौन सा है? साम्यवादी आंदोलन, ठीक है। साम्यवादी मतलब वही कह सकते हैं जो समाजवाद से प्रभावित जो लोग थे, उन्होंने समाजवादी एक संगठन बनाया था, तो उनके ऊपर जो मुकदमा चला था वो मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना गया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1919 से शुरू होता है और 1924 तक हालांकि चलता है ये। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो अली बंधु करते हैं,
ठीक है, अली बंधु, अली बंधु यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो सहयोग आंदोलन ये शुरू होता है कब, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। ठीक है, 1920 शुरू होता है। और ये बंद कब होता है, तो ये अगर देखा जाए असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये बंद कब होगा, तो बंद होगा ये 12 फरवरी 1922 को। कब, 1922 को। ठीक है, ये बंद हो जाएगा। और क्रांतिकारी आंदोलन तो बहुत सारे, क्रांतिकारी आंदोलन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बरहन या बटलर। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पर, तो मिंटो पार्क में, मिंटो पार्क में जो घोषणा है इसने पढ़ा था, घोषणा पढ़ा था। और इसमें ये बताया गया था, इसी वाले में बताया गया था कि अब जो आपकी क्या होना कि जो आपका यूपी, यानी उस समय तो हम लोग उसे कहते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत या संयुक्त प्रांत की बात करते थे। तो यूपी की जो राजधानी थी, यूपी की जो राजधानी थी, राजधानी वो कहाँ से, तो वो आगरा से प्रयागराज कर दी। ठीक है ना, तो इस घोषणा पत्र में ये लिखा था कि जो आपका यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत है उसकी जो राजधानी है अब वो आगरा नहीं होगी, अब प्रयागराज हो जाएगी। ठीक है, इसी घोषणा पत्र में कहा गया था कि कोई भी किसी का राज्य अब नहीं हड़पेगा, वो उसका राज्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, काशी में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या श्रावस्ती में। ये लिखा है महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी निधन की वो बात करता है। ठीक है, निधन, तो इनका जो निधन है ना वो कहाँ हो जाएगा, कुशीनगर। कौन सा हो जाएगा जगह, कुशीनगर में हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, और कुशीनगर रखना कि ये कुशीनगर जो है ना वो मल्ल गणराज्य की क्या रही है, वो राजधानी रही है। ठीक है, मल्ल गणराज्य की क्या रही है, राजधानी रही है। तो सवाल आपसे सवाल देखो, ये कई बार पूछा गया। ठीक है ना, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जो मल्ल गणराज्य है, ठीक है ना, मल्ल गणराज्य है, इसकी राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। सवाल ये पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ, गौतम बुद्ध जी का जो निधन हुआ है वो किस महाजनपद में हुआ था। तो महाजनपद कौन सा, मल्ल महाजनपद है। ठीक है, और ध्यान रखना कि मल्ल महाजनपद क्या था, एक गणराज्य था। ठीक है, तो यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कब, तो 80 वर्ष की अवस्था में। कब हुई थी, तो 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, इनका निधन होता है। लगभग वही के मान के चलिए 480 के आसपास में होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्तमान कुशीनगर किसकी राजधानी थी, भग्गों की, लिच्छवियों की, मल्लों की या शाक्यों की। तो इसमें आप बताना, इसमें जो अभी इसमें चर्चा ही किया था, तो सही आंसर क्या है, मल्लों की। ठीक है, मल्लों की, यानी कि जो मल्ल गणराज्य था उसकी जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। क्या थी, कुशीनगर थी। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि यूपी में कुल कितने महाजनपद थे, तो यूपी में 8 महाजनपद थे। ठीक है ना, 8 महाजनपद थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद गंगा नदी के किनारे थे, तो वो थे आपके कितने, 10। ठीक है, तो 10 महाजनपद
जनपद गंगा के किनारे बसे थे, किनारे बसे थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला देखिएगा, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेड़ कुंड स्थित है इटावा में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में, बाराबंकी में। तो इसे बताइए इसमें से आपका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेड़ कुंड कहाँ स्थित है? तो इसमें जो सही आंसर है ना आपका वो हो जाएगा फर्रुखाबाद। कहाँ हो जाएगा? फर्रुखाबाद हो जाएगा। ये स्वयंवर, दोनों लोगों का स्वयंवर ये यहीं पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, जो द्रौपदी की बात करते हैं, द्रौपदी, हालांकि द्रौपदी ये कहाँ की है? तो ये पांचाल क्षेत्र की है। ठीक है, ये कहाँ की है? ये पांचाल नगर की है। ठीक है, पांचाल क्षेत्र की है ये। पांचाल क्षेत्र का मतलब, पांचाल क्षेत्र का मतलब हो गया आपका वही बरेली वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, फर्रुखाबाद। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा यहाँ पर कुछ और शब्द, ये देखो जो बाराबंकी है ना, बाराबंकी, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी अफीम है ना, अफीम, अफीम की खेती होती है यहाँ पे। ठीक है, अफीम की खेती होती है बाराबंकी में। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा कहीं ना कहीं यहीं पे जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद को हम लोग क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, वह इसे कहते हैं चिड़ियों, चूड़ियों का शहर, ये इसे बोलते हैं। ठीक है, फिरोजाबाद को। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगला है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या अयोध्या में। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो सही आंसर है आपका वो है अयोध्या। कौन सा है? अयोध्या। ठीक है, जिसे हम लोग पहले क्या कहते थे? फैजाबाद कहते थे। ठीक है, फैजाबाद कहते थे कि फैजाबाद। तो फैजाबाद में मकबरा किसका है? बहू बेगम का मकबरा है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा जो लखनऊ में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आपका रूमी दरवाजा है। कौन सा है? रूमी दरवाजा है। ठीक है ना, और ये ध्यान रखना ये 60 फीट, ठीक है, ऊंचा है। क्या है? 60 फीट ऊंचा है। ठीक है, बाकी लखनऊ में आप देखेंगे तो यहीं पर आपको क्या मिलेगा? बड़ा इमामबाड़ा है। ठीक है, जो कब बना? 1784 में। किसके द्वारा? असफुद्दौला द्वारा। ठीक है, कौन है? असफुद्दौला। नवाब कौन है? असफुद्दौला। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हो रही है? तो 1573 में। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, अकबर द्वारा। अगला है वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रनोजी सिंधिया या फिर आपका काशी नरेश। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे समझिएगा जो आपका बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये कौन सा? जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसकी जो स्थापना है वो इंदौर की शासिका रानी अहिल्याबाई ने कराया था। ठीक है, इंदौर की शासिका रानी अहिल्याबाई। तो इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा रानी अहिल्याबाई। तो रानी अहिल्याबाई, ध्यान रखना, ये इंदौर की क्या थी? शासिका थी। ये इंदौर की क्या है? तो ये शासिका है। इंदौर की क्या है? शासिका। और इसके अलावा देखिएगा कि जो रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में है। यानी होलकर वंश से ये संबंध
रखती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो ये गंगा नदी के क्या है, गंगा नदी के जस्ट किनारे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपिल्य यानी कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मुगल घाट का निर्माण कराया था किसने? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब। औरंगजेब, ध्यान रखना कि मुगल शासकों में अंतिम क्या था, ये प्रतापी यानी कह सकते हो कि शक्तिशाली ये शासक हुआ। लेकिन जैसे इसकी डेथ हो गई 1707 में, औरंगजेब की जब क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद के जो शासक आते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं जो अपने साम्राज्य को विस्तार कर पाए या अपनी शक्ति को वो बढ़ा पाए। ठीक है, तो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन है? तो औरंगजेब है। और औरंगजेब की मृत्यु कब हो रही है? इसकी मृत्यु हो रही है कब? तो 1707 में। ये रहेगा भाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब औरंगजेब, ध्यान रखना कि औरंगजेब ने क्या किया था कि जो संगीत है, संगीत पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन ये अच्छा क्या था, ये बीड़ा वादक भी था, ये अच्छा बीड़ा वड़ा बजा लेता था, लेकिन फिर भी इसने संगीत पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब को हम लोग इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग जिंदा पीर कहते हैं इसे, जिंदा पीर इसको हम लोग कहते हैं। औरंगजेब की जो बीबी हैं, औरंगजेब की बीबी जिसको हम लोग दिलरास बानो बेगम कहते हैं, दिलरास बानो बेगम, या कहते हैं रबिया उद दौरानी। ठीक है, तो इसका जो, इनका जो मकबरा है ना, इनका जो मकबरा है, ठीक है, इनका जो मकबरा है, इनका जो मकबरा है, इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो ये मकबरा बताएंगे। तो ये जिसे कहते हैं हम लोग बीबी का मकबरा। क्या बोलते हैं? बीबी का, बीबी का मकबरा। ठीक है, और जो बीबी का मकबरा है इसे हम लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत का ताजमहल। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का ताजमहल। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का ताजमहल। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत का ताजमहल हम लोग किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं किसे? बीबी के मकबरे को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो यमुना। ठीक है, तो कालपी कहाँ पड़ता है? कालपी आपका है जालौन में। कालपी कहाँ है? जालौन में है। ठीक है, जालौन, और जालौन एक बुंदेलखंड का जिला है। तो जो ये कालपी है ना, कालपी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये हाथ या हाथों से निर्मित, हाथों से निर्मित, हाथों से निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। कागज के लिए प्रसिद्ध है, कागज के लिए प्रसिद्ध, यानी कि हस्त निर्मित। आपसे पूछेगा कि हस्त निर्मित कागज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जालौन है। अच्छा, कालपी ही वो जगह है, कालपी ही वो जगह है जहां पर बीरबल का क्या है? जन्म हुआ था। ठीक है, बीरबल का जन्म, तो बीरबल का जन्म भी क्या हुआ था? कालपी जालौन में हुआ था। कालपी जालौन किस नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है यमुना नदी के क्या है? किनारे है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, अगला देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिएगा अगला है
कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था। भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, या मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो जो अल्फ्रेड पार्क है ना, अल्फ्रेड पार्क, वो जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद हैं इनके नाम पर ये रखा गया है, इनके नाम पर रखा गया है। तो आपको पता है कि अल्फ्रेड पार्क में ही जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद हैं इन्होंने अपने आप को क्या मार ली थी, गोली मार ली थी। ठीक है, इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में है। बिठूर, सीतापुर, प्रयागराज, बनारस। ठीक है, तो जो सही आंसर है ना वो आपका कौन सा है, बिठूर। तो बिठूर कहाँ पड़ता है, तो बिठूर जो है वो कानपुर में है। ठीक है ना, कहाँ पे है, कानपुर में है। कहाँ पे है, कानपुर में है। ठीक है, और ध्यान देंगे इस बात का कि जो आपका बिठूर है ना, बिठूर का ही नाम है। ठीक है ना, पुराना नाम। ठीक है, ब्रह्मवर्त। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि ब्रह्मवर्त को वर्तमान में हम लोग क्या कह रहे हैं, वर्तमान में कह रहे हैं हम लोग बिठूर कह रहे हैं। पहले ब्रह्मवर्त कहते थे, अब बिठूर कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, बिठूर कहते हैं। तो वाल्मीकि आश्रम ये कहाँ पे है, बिठूर में है। ठीक है, बिठूर में। इसके अलावा देखिएगा, जब सीतापुर की बात करते हैं तो सीतापुर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्थान है। सीतापुर में क्या है, आपके 2 स्थान है। उन 2 स्थानों को देखा जाए, एक का नाम देखेंगे तो नैमी सारण, एक ये स्थान है, और दूसरा क्या है आपका, तो मिश्रिक। कौन सा स्थान है, मिश्रिक। कौन सा है, मिश्रिक। तो ये मिश्रिक में क्या है आपका, दधीची आश्रम है। ठीक है, यहाँ पे दधीची आश्रम है। यहाँ पे क्या आपका दधीची आश्रम है, दधीची आश्रम है, दधीची आश्रम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप जो नैमिषारण्य है, तो नैमिषारण्य का मतलब होता है नैमिष धन अरण्य, यानी कि नैमिष क्या है, एक ऋषि है, अरण्य मतलब जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नैमिषारण्य में हमको ये पता है कि यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोस्थली कहा जाता है। अगर आ जाए कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली किसे कहते हैं, तो नैमिषारण्य को कहते हैं। और नैमिषारण्य को हम लोग 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहते हैं। ठीक है, जो नैमिषारण्य इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो आपका क्या है, 30,000 तीर्थों का स्थान कहते हैं। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। सीतापुर, तो सीतापुर जो आपका लखनऊ है, लखनऊ से लगा हुआ एक क्या है, जिला है। ठीक है, प्रयागराज में मैंने पढ़ा है कि प्रयागराज में यहाँ पर पढ़ रखा होगा कि जो भारद्वाज आश्रम यहीं पे है। यहाँ पे क्या है, भारद्वाज आश्रम। ठीक है, भारद्वाज आश्रम। ठीक है, आश्रम यहीं पे। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा कि ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है वो कहाँ पे है, बिठूर में है। ठीक है, कहाँ पे, बिठूर में है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है, झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में या जालौन में। देखिए कालिंजर आपने सुन रखा होगा, कालिंजर महोत्सव, कालिंजर किला या कालिंजर महोत्सव, ये आपके जो बुंदेलखंड में जो 7 जिले हैं उन 7 जिलों में एक जिला आपका है कौन सा, बांदा। तो बांदा में पड़ता है कौन सा, कालिंजर का किला। कहाँ पे है, तो ये बांदा में। ठीक है, कालिंजर आपने सुना होगा कि कालिंजर जो दुर्ग है, उस कालिंजर दुर्ग पर जब शेरशाह सूरी ने क्या किया था, उस पर घेरा डाला था, घेराबंदी किया था, तो उसने क्या किया था कि उक्का नामक आग्नेय शास्त्र चलाते वक्त शेरशाह सूरी के क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कालिंजर कहाँ पे है, तो बांदा में है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा 2-3 सवाल और भी आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, जैसे इनमें खासकर इन जिलों में। देखिए चित्रकूट की बात करते हैं, तो चित्रकूट,
चित्रकूट जो है ना, ये बताएंगे कि ये पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के किनारे है। ये कहाँ पे है? मंदाकिनी नदी तट पर है, ठीक है, यहाँ तट पर है। इसके अलावा देखिएगा एक सवाल आपसे ये बनने वाला है कि चित्रकूट में ही यूपी का पहला दिव्यांग, पहला क्या है? दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला गया था। विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या था? जिसका नाम है जिसका आप बताएंगे कि नाम क्या है, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो यानी कि चित्रकूट में ही क्या है? यूपी का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। और ये जो विश्वविद्यालय आपका है ना, ये 100% यानी कि 100% सीट किसकी है? दिव्यांगों के लिए है। नहीं, जो दिव्यांगों के लिए यहाँ पे क्या है? 100% सीट क्या है? आरक्षित है, ठीक है। जो लखनऊ में आपका है ना, शकुंतला देवी जो पुनर्वास विश्वविद्यालय है, वहाँ पे 50% सीटें सामान्य हैं और 50% सीटें दिव्यांगों के लिए, लेकिन ये पूरा क्या है? 100% सीटें यहाँ पे दिव्यांगों के लिए, ठीक है। देखिएगा ये जो जगत गुरु रामभद्राचार्य है ना, इनका जन्म तो वैसे जौनपुर में होता है, जन्म इनका कहाँ हुआ? जौनपुर यूपी में होता है। और ये कहीं ना कहीं जो चित्रकूट जो पीठ है वहाँ के ये क्या है, कह सकते हैं कि मुख्य व्यक्ति हैं। और आपने देखा कि अभी जो 58 नंबर का यानी कि 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी दिया गया है 2024 के आसपास में, 98 नंबर का, ठीक है, 58, तो उसमें 2 लोगों को क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। एक व्यक्ति कौन थे? तो एक व्यक्ति यही थे, जगत गुरु रामभद्राचार्य थे। तो जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं, ये लगभग 22 अलग अलग भाषाओं के ये ज्ञाता हैं और ये संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं, यानी कि संस्कृत में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। और तो इस संस्कृत भाषा में जो पुस्तकें लिखी हैं उनके लिए इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। लेकिन इनके साथ साथ में एक व्यक्ति और हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, और वो कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको हम लोग गुलजार भी कहते हैं। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार हैं। तो उनको देखा जाएगा तो उनको भी मिला है। वो उर्दू भाषा जो है ना उसकी वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58 नंबर का जो 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है? साहित्यिक पुरस्कार है, जिसमें 11 लाख रुपए का इनामी राशि दी जाती है इसमें, ठीक है। तो चित्रकूट को आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो गया सरधना। कौन सा हो जाएगा? सरधना। सरधना कहाँ पड़ता है? सरधना पड़ता है आपका मेरठ में। ये हिस्सा कहाँ पे है? सरधना, वो है मेरठ में। तो जो बेगम समरू है ना, उनका जो कह सकते हैं मकबरा है वो कहाँ पे? सरधना मेरठ में। और बाकी सरधना मेला भी बड़ी फेमस है, सरधना मेला फेमस है। तो सरधना मेला कहाँ लगता है? तो ये बता सकते हैं कहाँ पे? तो वो मेरठ में लगता है। और मेरठ में ही कहीं ना कहीं नौचंदी मेला बड़ी फेमस है, ठीक है। तो मेरठ में ध्यान रखिएगा, नौचंदी मेला। तो नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। देखिएगा संत जो कवि हैं मलूक दास थे, मतलब इनका संबंध कहाँ से ये पूछ रहा है? अयोध्या के, आगरा के, कड़ा कौशाम्बी के या काशी के। तो जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? कड़ा कौशाम्बी के, ठीक है। तो मलूक दास ये कहाँ के हैं? तो कड़ा कौशाम्बी के हैं। अच्छा, कौशाम्बी में देखेंगे, कौशाम्बी की अगर बात करते हैं तो कौशाम्बी मिलेगा एक आपको प्रभास, ठीक है, प्रभास गिरी,
प्रभासगिरी पर्वत आपको कहाँ मिलेगा, तो कड़ा कौशाम्बी में मिलेगा। उसके अलावा घोषिताराम विहार, घोषिताराम विहार जो अवशेष है वो आपको यहीं मिलेगा, ठीक है, अवशेष यहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कौशाम्बी में ही आप देखेंगे तो यहीं पे जो जयचंद हैं, जयचंद, ठीक है, जयचंद जो आपका किला है ना वो आपको यहीं मिलेगा, कड़ा कौशाम्बी में, ठीक है, कड़ा कौशाम्बी में। और जो कौशाम्बी जिला है ना ये बड़ी फेमस है, केला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है कौशाम्बी वाला क्षेत्र, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है बौद्धों से, जैनों से, शैव से या वैष्णव समुदाय से। तो देखो अभी हमने चर्चा ही किया था कि जो आपका प्रभासगिरी जो स्थल है वो कहाँ पे है, तो कौशाम्बी में है। कहाँ पे है, तो ये कौशाम्बी में है, ठीक है, कहाँ पे है, कौशाम्बी में है। और ये इसका जो संबंध आपसे रहा है ना वो आपका जैन धर्म से बड़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो किससे रहा है ये, तो बताएंगे ये जैन धर्म से इसका संबंध रहा है। किससे, तो जैन धर्म से रहा है, ठीक है, जैन धर्म से रहा है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, संस्थापक तो बताएंगे वो तो है ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। लेकिन वास्तविक अगर पूछता है ना कि वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के, तो वास्तविक की बात करते हैं संस्थापक, तो वो थे कौन, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ये हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका है कि महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। हालांकि यहाँ पे महापरिनिर्वाण होना चाहिए, ठीक है, तो सही है, महानिर्वाण भी सही है। तो ये मंदिर कहाँ पे है, सारनाथ में है, कुशीनगर में है, बोधगया में है या श्रावस्ती में। तो हम सभी को पता है इस बात को लेकर कि देखिएगा कि जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति का मतलब हो गया कि गौतम बुद्ध के निधन से, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ वो बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये इनका निधन कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो कुशीनगर से अब कुछ मैं डाटा आपको बता दूं, तो देखिएगा कुशीनगर में ही ध्यान रखिएगा कि कह सकते हैं कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय यहीं पर स्थापित किया गया, यहीं पर स्थापित किया गया है। और कुशीनगर में क्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया गया है। कहाँ पर, कुशीनगर। तो कुशीनगर जो आपका देवरिया जिला है ना, देवरिया, वहाँ से ये कटकर अलग हुआ है। और हमारे यूपी में बताया ना 12-13 ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उन जिलों से थोड़ा सा भिन्न है। तो वैसे देखिएगा कि कुशीनगर, ठीक है ना, कुशीनगर का जो मुख्यालय लगता है वो पड़रौना लगता है, ठीक है। इसका जो आपका मुख्यालय है, ये मुख्यालय वो कहाँ लगता है, तो वो लगता है आपका पड़रौना, ठीक है। कौन लगता है, पड़रौना लगता है। और बाकी ये कुशीनगर जो आपका है ये बिहार से अपनी बॉर्डर साझा करता है, कुशीनगर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत, यहां देखिएगा क्या लिखा है, संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था, वो जगह कौन है, अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नैमी सारण, ठीक है, नैमी सारण। तो जो इसमें देखिएगा जो सही आंसर ना वो कौन सा आपका है, नैमी सारण। तो नैमी सारण कहाँ पे है, तो ये आपको मिल जाएगा, आपका जिला कौन सा हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा। और देखिएगा नैमी सारण की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो नैमिष है ना, नैमिष ये ऋषि हैं और क्या है, अरण्य,
का मतलब होता है जंगल। अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब हो गया जंगल या वन हो गया। तो नैमिष क्या है? वो ऋषि हैं, जिस जंगल में या जिस वन में रहते थे वो नैमिषारण्य कहलाया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो देखिएगा, तो नैमिषारण्य को भी मैंने बात किया था कि इसे 30,000 तीर्थों का स्थान कहते हैं। उसके उपरोक्त 88,000 ऋषियों ने एक साथ यहाँ पे क्या किया था? अपना तपोस्थली, यानी यहाँ पे तपस्या उन्होंने किया था एक साथ। लेकिन यहाँ देखो लिखा है कि 60,000, कितने? 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था। कहाँ? तो नैमिषारण्य सीतापुर में। उसके अलावा सीतापुर से ना एक सवाल आपका ये बनता है कि जो आपकी शारदा जो नदी है ना, शारदा नदी ये घाघरा में कहाँ पे जाके मिलती है? घाघरा यानी इसे अब तो सरयू कहते हैं। तो सीतापुर में ही, ध्यान रखना, सीतापुर में ही क्या होता है कि शारदा, जिसे आप कहते हो काली नदी, हालांकि काली नदी इसे हम लोग कहते हैं कहाँ पर? तो नेपाल में कहते हैं काली नदी। तो शारदा नदी, ठीक है, सीतापुर के बासरा या बहराम घाट में घाघरा, ठीक है, घाघरा जिसे हम लोग कहते हैं क्या? सरयू भी कहते हैं, ठीक है, घाघरा में मिल जाती है। मिल जाती है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद सहेत महत संबंधित है श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, मथुरा से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना सहेत महत, ठीक है, सहेत महत, तो इनका संबंध वैसे है किससे? तो इसका संबंध है किससे? श्रावस्ती से, ठीक है, श्रावस्ती से। तो श्रावस्ती कह सकते हैं, इसका जो पुराना नाम था ना, श्रावस्ती के जो पुराना नाम है वो था सहेत महत। क्या नाम था? सहेत महत, ये इसका पुराना नाम था। हालांकि आप देखेंगे तो ये जो श्रावस्ती जो सहेत महत है ना, वो कहीं ना कहीं दो टीले हैं। कितने? दो टीले हैं, सहेत और महत के नाम से दो टीले हैं। कितने? दो टीले हैं, उन्हीं के नाम पे रखा गया। और श्रावस्ती से ध्यान रखना कि इसका संबंध किससे रहा? बौद्ध धर्म से रहा है। तो श्रावस्ती में कह सकते हैं, श्रावस्ती में बुद्ध ने क्या किया था? सर्वाधिक उपदेश दिया, उपदेश। इसके अलावा श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल बिताया, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा काल बिताया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा श्रावस्ती में देखेंगे तो बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी भी यहीं से थे। अनुयायी, भाई ज़्यादा उपदेश देंगे तो ज़्यादा अनुयायी भी होंगे यहाँ पे, है नहीं, ज़्यादा उपदेश देंगे। उसके अलावा देखिएगा, जो हम लोग बात करते हैं इसको लेकर, और तो यहाँ पे आपको सवाल ये मिलेगा कि श्रावस्ती आप कहेंगे कि यूपी का सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक निरक्षर, सर्वाधिक निरक्षर क्या है? जिला है, ठीक है। यानी कि सबसे कम, यानी कि जो आपका श्रावस्ती है ये यूपी का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है। कम पढ़ा लिखा का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर मान लो 100% लोग हैं, यानी 100 लोग हैं, तो उसमें से केवल 50% ही लोग क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। यानी कि साक्षरता दर यहाँ पे क्या है? तो लगभग 50% के आसपास में। कितनी है? 50% के आसपास में। जैसे आपने देखा था, ठीक है, कि श्रावस्ती की हम लोग और भी बात कर लेंगे, तो यहाँ आपने पढ़ा होगा कि श्रावस्ती में ही क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि अंगुली माल गुफा है,
अंगुलीमाल गुफा। तो अंगुलीमाल कौन था? अंगुलीमाल एक डाकू थे जो गौतम बुद्ध से मिले थे, और गौतम बुद्ध के मिलने के बाद में उनका विचार बदल गया और वो गौतम बुद्ध के अनुयायी बन गए। तो अंगुलीमाल गुफा कहाँ मिलेगा? श्रावस्ती मिलेगा।